Hello everyone and welcome back. In today's video we are going to discuss some very important concepts related to reflexive pronoun and emphatic pronouns. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there, and you will get notified about all the upcoming lessons. My dear friends, the topic is very important from any kind of competitive exams. तो आपको सीरियस होना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। तो चलिए मैं इसको समझाना शुरू करता हूँ। इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा। पर्सनल प्रोनाउन जो मैंने पढ़ाया है उसमें एक कॉलम था सेल्फ और सेल्व्स प्रोनाउंस का, सेल्व्स और सेल्फ प्रोनाउन का। ठीक है, ये जो सेल्फ और सेल्व्स लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक लेटर की स्पेलिंग थोड़ी हो गई है, स्पेलिंग एरर हो गया है। वी जो प्रोनाउन होता है दिस इज ए प्लूरल प्रोनाउन। अगर ये प्लूरल है तो आगे भी आर सेल्फ नहीं आर सेल्व्स होगा। ठीक है ना, सेल्फ जिसमें लगा होता है वो सिंगुलर होता है, सेल्व्स VES जिसमें लगा होता है वो प्लूरल होता है। तो ये जो प्रोनाउंस मैंने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे सेल्फ या सेल्व्स प्रोनाउंस ही हैं। माई सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्फ या योर सेल्व्स भी कह सकते हैं आप। इसका जिक्र मैंने पुराने वीडियोज़ में किया है, आप उनको देख लीजिएगा। इसके पहले जो 2-3 वीडियोज़ थे, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये हमारे कुछ पर्सनल प्रोनाउन के सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउंस वाले केसेस हैं। ठीक है, इन्हीं प्रोनाउंस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इन्हीं प्रोनाउंस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। राइट, सो वी आर यूजिंग 2 different names for the same word. Same word means what? If I use myself in any sentence, the same word would be considered reflexive pronoun and emphatic pronoun, but depending upon the situations. So what all are the situations? That is what we are going to learn in this particular video. क्योंकि अगर नाम अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके functions भी अलग अलग होंगे. That is why we are using 2 different names. So when do we call them reflexive pronoun and when do we call them एम्फेटिक प्रोनाउंस, ये जानना हमारा आज का टास्क है। पहले तो सबसे पहले विल लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो बिल्कुल इसके मूलभूत इसकी इकाई है, जो सबसे जरूरी इसका पार्ट है, बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो एक बात समझिएगा कि जब इन प्रोनाउंस को, व्हेन दीज प्रोनाउंस और एनी ऑफ द प्रोनाउंस रिटन हियर ऑन द बोर्ड, सारे के सारे सेल्फ और सेल्व्स प्रोनाउंस ही हैं। इफ These are considered reflexive pronouns, तो अगर ये reflexive pronouns होंगे तो इनके पहचानने के कुछ तरीके होंगे। RP, नॉट रवि प्रजापति, RP मीन्स reflexive pronoun। तो इसके कुछ फंक्शंस होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसी ट्रांजिटिव वर्ब या किसी प्रेपोजिशन के बाद आएंगे। तो किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर इनमें से कोई प्रोनाउन आपने यूज किया जो कि सेल्फ या सेल्व्स प्रोनाउन की तरह काम करता है, आई रिपीट, इफ एनी ऑफ द प्रोनाउंस रिटन ओवर हियर, एनी ऑफ द सेल्फ और सेल्व्स प्रोनाउंस रिटन ओवर हियर इज यूज्ड आफ्टर एनी ट्रांजिटिव वर्ब और एनी preposition, this reflexive pronoun, this self pronoun, not reflexive, this self pronoun will become the object of the preposition or the transitive verb. और इस सिचुएशन में होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट के केस में जब काम करता है तो इसका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट आर हुम का आंसर, और जो आप यूज कर रहे हैं प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन का भी अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर किसी सेल्फ प्रोनाउन को, जो यहाँ पर भी लिखा गया है, आप किसी ट्रांजिटिव वर्ब या किसी प्रेपोजिशन के बाद लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट की तरह अगर किसी आपने सेल्फ प्रोनाउन को यूज किया तो उस सेल्फ प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन ना बोल के क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट बन जाता है कोई प्रोनाउन तो हम उसके ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, आइए मैं समझाता हूँ। सबसे मजे की बात यह है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं इनकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है स्वयं को या खुद को, ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है। बट द पॉइंट इज दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल इफ यू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश यू विल नॉट गेट एनी वर्ड रिटन इन हिंदी। हिंदी में लिखा हुआ रहेगा ना, तो वाई वी आर लर्निंग हिंदी, वाई वी आर
अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर अप्रोच टू लर्न द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ये बस आपके लर्निंग को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आप इसके मतलब को जान जाएं, तब ग्रामेटिकली समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए है क्या, मैंने ये बताया कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, जो सॉरी जो ये सेल्फ प्रोनाउंस हैं या सेल्फ प्रोनाउंस, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये या तो ट्रांसिटिव वर्ब या तो किसी प्रेपोजिशन के बाद आएंगे। इन्हीं दोनों में से कोई एक काम होगा ना, या तो ये ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आएंगे या किसी प्रेपोजिशन के बाद आएंगे। तो अगर किसी ट्रांसिटिव वर्ब या किसी प्रेपोजिशन के बाद आपने कोई भी सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउन यूज किया है, तो वो सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा। किसका काम कर जाएगा? ऑब्जेक्ट का। और इस ऑब्जेक्ट की मीनिंग होती है स्वयं को या खुद को। तो ये स्वयं को या खुद को का मतलब क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। कब यूज करते हैं पहले हिंदी में समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम आएंगे इसे ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन पे, जो इंग्लिश में करना है और जो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने खुद को सजा दी। मान लेते हैं कैसे मैंने लिखा कि मैंने खुद को सजा दी या मैंने खुद को सजा दिया, जो भी हिंदी लिखते हो। तो इस सेंटेंस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि ये जो मैंने है ये सब्जेक्ट है, यानी आई। मैंने सजा दिया तो पनिश होगा, पास्ट कर देते हैं इसे, पनिश्ड, आई पनिश्ड। तो मैंने सजा दिया तो मैंने किसको सजा दिया? तो जो हुम का आंसर होता है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हुम का आंसर कोई और नहीं है, जो ये सब्जेक्ट है इसी के फैमिली का दूसरा वर्ड है। तो अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया कि आई पनिश्ड मी, इस तरीके से, तो गलत होगा। तो आपका क्वेश्चन यही था, आपके मन में डाउट यही था कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो इस ट्रांसिटिव वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये बिल्कुल सही बात है, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि हमने यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट लिखा है ये ऑब्जेक्टिव केस में ना लिख करके हम बोल रहे हैं कि सेल्फ प्रोनाउन वाले केस में आएगा? क्वेश्चन तो यही है ना। तो इसका आंसर ये है कि ये जो सेल्फ प्रोनाउन होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब के बाद लिखा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, आपको नहीं लगता कि रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है ये इट साउंड्स लाइक रिफ्लेक्शन? एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? लाइट रेज जो है कि लाइट रेज फॉल ऑन अ बॉडी एंड रिफ्लेक्ट्स, ये वापस जब आ जाती है ना, एंड कम बैक, इसे कहा जाता है क्या? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या कि सब्जेक्ट ने किसी काम को किया तो उसका प्रभाव किसी न किसी के ऊपर तो पड़ेगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब, तो उसका जो इफेक्ट जिसके ऊपर भी पड़ रहा है, अगर वो बंदा जो ऑब्जेक्ट है कोई और है, कोई और है ना, कोई और है, तब आप वहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। लेकिन सब्जेक्ट ने जो काम किया, ये काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ा वो कोई और नहीं, घूम करके इसी के ऊपर आ गया, तब यही तो होता है ना कि मैंने खुद को पनिश किया। तो स्वयं को या खुद को का मतलब क्या है, आप समझ पाए? स्वयं को का मतलब क्या है कि मैंने कोई काम किया, उसका प्रभाव मेरे ऊपर ही आ गया। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जब कभी भी सब्जेक्ट और यहाँ वाला ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों सेम फैमिली के हो जाएं, तो इस वाली मीनिंग को देने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज रिटन नॉट इन ऑब्जेक्टिव केस, दैट इज रिटन इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन गया यहाँ पे? माई सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि वास्तव में समझ पाए आप। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें, तब आगे बढ़ूंगा। क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे, क्या ये वाली बात समझ गए आप लोग? कमेंट योर आंसर्स माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करिए, देखिए नहीं तो सर जी कमेंट करके क्या मिलेगा? अरे कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जल्दी कमेंट करिए। कमेंट आपका देखूंगा ना, लाइव क्लास होती है तो कमेंट तुरंत दिख जाते हैं। अब ऐसे मुझे क्या पता चलेगा कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? तो कमेंट करिए। तो सर जी थोड़ा ठंडी लग रही, ठंडी नहीं लग रही है, कमेंट मारिए जल्दी से। समझ में आ गया? कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? जल्दी से कमेंट करके बताएं ना, आगे नहीं बढ़ने वाला। कमेंट करिए। देख क्या रहे हैं? मुस्कुराना नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं ना आप लोग, मुस्कुराना बिल्कुल नहीं है। कमेंट करिए इधर, आइए देखते हैं इसे। ठीक है, एक और बात बता दें, यहाँ से आपको एक और बात समझ में आई होगी कि जो ये सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है दोनों सेम निकल गया ना। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जब कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होते हैं तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्ट का ये काम करता है वो कोई और नहीं होता है, वो सेम ही होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये एग्जांपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला जो केस है ये समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ और बातें बता दूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ और नहीं होता है, वो यही सेल्फ या सेल्फ प्रोनाउंस होते हैं। इन्हीं को हम एम्फेटिक भी कहते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इन प्रोनाउंस को कब रिफ्लेक्सिव कहेंगे और कब एम्फेटिक कहेंगे? ठीक है, तो अभी सिर्फ रिफ्लेक्सिव वाला केस समझ रहे हैं हम लोग। है क्या
कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मतलब सेल्फ प्रोनाउन को किसी ट्रांजिटिव वर्ब और किसी प्रेपोजिशन के बाद लिखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी में मतलब क्या होता है, स्वयं को लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एंड खुद को। यानी कि जब ट्रांजिटिव वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद लिखा जाएगा तो इसका मतलब होगा स्वयं को या खुद को, और उस केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे, और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे तो कभी भी हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज करेंगे प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला केस यूज करेंगे। अब एक काम करते हैं, इस पर जल्दी से एक एग्जाम्पल, एक नहीं 2 एग्जाम्पल लिखते हैं और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि क्या गलत है क्या सही है इसमें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही तो हेल्प करेंगे ना। ये गड़बड़ है, इसे फिर से सुधार दूं मैं। ये है आर सेल्व्स, ठीक है ना, प्लूरल होता है ये। एक एग्जाम्पल, I injured me, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, he injured myself। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले आप लोग पहला वाला एग्जाम्पल लिखें और देखें, अब बताएं मुझे कि क्या पहला एग्जाम्पल सही है। पहला हो जाए तो दूसरा बताइए। तो सर जी काहे लिखवा रहे हैं, ठंडी लग रही है ना? ठंडी नहीं लग रही है, कमेंट मारिए। सर जी आपको कैसे पता चल जा रहा है कि हमको ठंडी लग रही है? क्योंकि मेरे को भी ठंडी लग रही है तो मैं लिख रहा हूं ना, तो आपको भी ठंडी लग रही होगी। अरे सर रहने दीजिए, नहीं नहीं रहने, देखिए मुस्कुराना नहीं है, कमेंट करना है। आइए देखते हैं इसे। मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट किया, क्योंकि आपके कमेंट से तो हेल्प करेंगे मुझे बाद में कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट कर दिया करिए इसमें। ये जैसे कि लिखा गया सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बाद लिखा गया वर्ब, तो इंजर करना मतलब किसी को चोट पहुंचाना, इंजर्ड पास्ट है तो चोट तो पहुंचा दिया। तो जाहिर सी बात है कि इधर लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया, आपको लगता होगा सही है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों सेम फैमिली के हैं। जब दोनों के दोनों सेम फैमिली के हैं तो जाहिर सी बात है कि जब सेम फैमिली में है तो सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका इफेक्ट उसी के ऊपर आ गया होगा। अगर सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका इफेक्ट उसी के ऊपर आ गया तब तो ये केस आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला है, क्योंकि ये मीनिंग तो तभी आती है जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पे मी नहीं होगा, ये माई सेल्फ होगा। अरे तो सर जी तो हम भी तो यही जान रहे थे ना। तो ठीक है, तो मैं नहीं जान रहा था ना कि आप भी यही जान रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ये लिखा है सब्जेक्ट, इंजर्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है कि ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन कब कब हम इसे यूज करेंगे ऑब्जेक्ट की तरह, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम फैमिली के हों। तो यू कैन सी सब्जेक्ट इज ऑफ ही फैमिली वेयर एज द ऑब्जेक्ट इज ऑफ first person pronoun I family. So these are not the both the subject and object both are not from the same family, both are from the different families. तो अगर अलग अलग फैमिली से हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। लेकिन आपके मन में 2 बातें आई होंगी। एक बात तो ये कि अब हम करें क्या, ही को देख करके यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला केस लगा दें, हिमसेल्फ कर दें, या अब यहाँ माई सेल्फ दिया है तो उसको उसके वजह से हिमसेल्फ कर दें यहाँ पे, या ये जो प्रोनाउन लिखा है उसी के बिरादरी का हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिख दें। ये 2 डाउट बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि यही बनेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो पर्सन मैंने लिखा है ये उस फैमिली का नहीं है, बस केस गलत हो गया है। लेकिन इसको देख करके इवन दो द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बट वी कैन कंसीडर सब्जेक्ट इज फ्रॉम द डिफरेंट फैमिली एंड द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द डिफरेंट फैमिली। इफ बोथ वर फ्रॉम द सेम फैमिलीज तो यहाँ पे उसी फैमिली का कोई दूसरा गड़बड़ केस लिख दिया गया होता। तो चूंकि डिफरेंट फैमिली के हैं, केस गलत हुआ है तो फैमिली यही रहेगी। अलग अलग फैमिली से बिलोंग करने वाले वर्ड्स हैं तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हिमसेल्फ गलत होगा, क्या बनेगा, ये मी बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट के केस में हम किस समय ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे और किस समय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला केस लिखेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो लिखिए, लिख दीजिए जल्दी से कमेंट करके कि यस सर नाइस क्लास, आगे बढ़िए, एम्फेटिक वाले पाइए। सोच लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि समय तो लग ही जाता है ना आप लोगों को। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस तो समझ में आ गया। मैं अब आपको बताने चल रहा हूं कि इसी सेल्फ या सेल्व्स प्रोनाउंस को हम किस वक्त एम्फेटिक कहेंगे, क्या उसका रोल है, देख लीजिए। अभी बेसिक बातें बता रहा हूं, एग्जांपल भी कराऊंगा मैं आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउंस की बात करूं तो जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, एम्फेटिक का मतलब होता है टू एम्फेसाइज, यानी कि एम्फसिस के लिए। एम्फसिस का मतलब क्या होता है, जोर होता है। जोर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस, जोर देने के लिए,
टू पुट स्ट्रेस ऑन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में जोर देने के लिए अगर हमें रिफ्लेक्स ये सेल्फ प्रोनाउन यूज करना है, तब इसका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, इसका नाम एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, राइट। टू एम्फसाइज अ सेंटेंस, इफ वी यूज self or selves pronoun, the name of the this self or selves pronoun is considered emphatic pronoun, not a reflexive pronoun. हमें कैसे पता चलेगा कि emphasis के लिए है? अगर ये emphasis pronoun की तरह से यूज किया जा रहा है, तो या तो उस सेंटेंस के में सब्जेक्ट के बाद आएगा सेल्फ प्रोनाउन, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आएगा, या फिर जो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। यानी अगर आपने किसी सेल्फ प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लिखा है या उसके वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है, तो इस सेल्फ प्रोनाउन का नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, इस सेल्फ प्रोनाउन का नाम एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। और इस केस में जो आपने लिखा है ना, ये जो सेल्फ प्रोनाउन यहाँ पे, इसका नाम बनेगा एम्फेटिक प्रोनाउन, और जो इसकी हिंदी मीनिंग बनेगी, हिंदी मीनिंग वो होगी स्वयं या खुद। इसमें से को गायब है, स्वयं है। मैंने हिंदी बता दिया, आप चाहे ग्रामेटिकली समझ लें, वहाँ लॉजिकली चाहे जैसे समझ लें, दोनों तरीके से समझ लें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर कि अगर आपने इन्हीं सेल्फ प्रोनाउंस को, इफ यू यूज दीज सेल्फ और सेल्फ प्रोनाउंस आफ्टर द सब्जेक्ट और द object in a sentence, these self or self pronouns are considered emphatic pronouns and not reflexive pronouns. Emphatic pronouns, and the Hindi meaning of this pronoun used in a sentence is स्वयं और खुद, not स्वयं को और खुद को, only स्वयं और खुद. We use this self pronoun in a sentence to emphasize a sentence. जैसे हमने हिंदी का एक सेंटेंस बोला कि मैं खुद खाना पकाता हूं, मैं खुद खाना पकाता हूं। तो अब जब मैं पकाता हूं, मैं खुद खाना पकाता हूं, तो मैं खुद खाना पकाता हूं, इट मीन्स व्हाट? मैं स्वयं खाना पकाता हूं। इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज द सेंटेंस। तो आई इज द सब्जेक्ट ओवर हियर। खुद का क्या बन जाएगा? आई के लिए सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ, आई माई सेल्फ कुक फूड। This is the verb and this is the object, this is the subject and this is called emphatic pronoun. अब यहाँ पे जो emphatic pronoun, इसका मतलब नहीं कि मैं खुद को खाना पकाता हूँ, मैं खुद ही कोई काम करता हूँ, तो इसका मतलब है स्वयं खाना पकाता हूँ, या फिर इसका मतलब है मैं खुद खाना पकाता हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपने ये सेल्फ प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में एम्फेटिक की तरह यूज करना चाहा, तो आप इसे या तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे या फिर वर्ब का जो ऑब्जेक्ट आया उसके बाद। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आई कुक फूड, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद लगा ही सकते हैं माई सेल्फ, आई कुक फूड माई सेल्फ। अब यहां पर भी ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो इसका मतलब यहां पर भी स्वयं या खुद। अभी तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को कैसे पहचानेंगे। तो एक बार जरा कमेंट करके बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट करें, चेहरा नहीं देखना है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट करें और बताएं कि एम्फेटिक प्रोनाउन कब बोलेंगे इन्हीं सेल्फ प्रोनाउन को, और किस वक्त इन सेल्फ प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट करें और बताएं। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। हंसना नहीं है कि दांत निकाले जा रहे हैं आप लोग, आंसर करके बताइए कि क्या ये समझ में आ गया, क्या चल रहा है। आइए देखते हैं इसको इन शॉर्ट एक बार फिर से। जब आप सेल्फ प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, तो उस केस में इस सेल्फ प्रोनाउन का नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसका नाम एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में एम्फेसाइज करने के लिए, और इसको हिंदी में हम समझते हैं स्वयं को, नहीं स्वयं या खुद के सेंस से। तो जैसे मैंने बोला कि मैं खुद खाना पकाता हूँ, मैं खुद खाना पकाता हूँ, तो खुद खाना पकाता हूँ का मतलब क्या है आपका? मैं खुद खाना पकाता हूँ का मतलब तो ये ना कि मैं खुद करता हूँ, इस बात पर मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ। तो या तो आप इसको सब्जेक्ट के बाद लिखिए या तो आप इसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखिए। और कब बोलेंगे इन्हीं सेल्फ प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव? जब इन्हें वर्ब के बाद लिखेंगे, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद या किसी प्रेपोजिशन के बाद लिखेंगे। तो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो डिफरेंस है,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वीडियो को 2-3 बार धीरे धीरे देखिएगा, और जो एम्फेटिक प्रोनाउन पहचानते कैसे हैं, इनके आइडेंटिफिकेशन का पैटर्न आप समझ पाए, जल्दी से कमेंट करें, बताएं मुझे, तब फिर इन पे बेस्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सब आते हैं, अब वो हमें सॉल्व करना है। यानी एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम इन सेल्फ, कमेंट करके बताते रहिए तब तक नीचे कि समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, नीचे कमेंट करिए और बताइए। यानी आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जब इन्हीं सेल्फ प्रोनाउन को किसी वर्ब के बाद लिखा जाएगा या किसी प्रेपोजिशन के बाद लिखा जाएगा, दीज विल बी कंसिडर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इफ दीज words are written after any subject or the object of the given verb, these pronouns are considered emphatic pronouns. And why do we use emphatic pronouns? Emphatic pronouns are used to emphasize the sentence, to put emphasis, to put stress on the given sentence. आगे बात समझ में, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई, कमेंट आप लोग किए होंगे, ठीक है। तो अब हमें समझना है इनके क्वेश्चंस, ठीक है ना, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप लोग शुरू, पूरा मिक्स्ड है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का मिक्स्ड एग्जाम्पल। ये देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है यू किल्ड मी। तो 2-3 बातें याद रखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम फैमिली के होंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला केस लिखेंगे। दोनों अलग अलग फैमिली के होंगे तो कौन सा केस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। वर्ब के बाद सेल्फ प्रोनाउन लिखा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अगर सेल्फ प्रोनाउन लिखा है तो एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाएगा। जल्दी से बताइए, कमेंट करके नीचे बताते रहिए, तुरंत देख रहे हैं वीडियो ना, कमेंट करके बता दीजिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये गलत है कि सही है, ये गलत है कि सही है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं सेंटेंस गलत है कि सही। सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या दोनों सेम फैमिली के हैं, तो आंसर आया नहीं। तो अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम फैमिली के हो गए, नहीं है, तब तो हम ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, ठीक है। तो ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस सही है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस सही है, लेकिन लॉजिकल अगर देखा जाए, लॉजिकल अप्रोच से तो ये सेंटेंस गलत है, इलॉजिकल है, यानी ये सेंटेंस ही बकवास है, ये होना ही नहीं चाहिए। क्यों? किल्ड की अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट की बात है। मैं, किसको मार दिया गया, मुझको, यानी मैं तो मर गया। किसने मार दिया मुझको, तुमने मार दिया। तो अगर मैं मर गया तो मैं तुमको बताऊंगा कैसे, ये तो असंभव है ना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार तुमने मेरे, देखो तुम भूल गए ना, तुमने मेरी हत्या की, तो अगर मैं मर चुका हूँ तो मैं बोलूंगा कैसे। अब आपके मन में आएगा भूत, तो भूत के बारे में तो यहाँ कुछ दिया हुआ है नहीं, तो जब नहीं दिया तो नहीं मानेंगे। तो वी हैव टू फॉलो अ लॉजिकल अप्रोच। आप ये सोचते होंगे कि इफ अ सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड लॉजिकली इनकरेक्ट, तो क्या वो सेंटेंस सही माना जाएगा, उसे गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन ही यही है। क्या है सेंटेंस की डेफिनेशन, जरा देख लें। सेंटेंस क्या होता है, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले, उसी को कहा जाएगा सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले, उसी को कहा जाएगा सेंटेंस। तो यहां पर तो ये तो बकवास मीनिंग निकल रही है, इट इज मीनिंगलेस। The sentence has got no meaning. It means the given sentence is not a sentence. It doesn't fall under the definition of the term sentence. अगर इसके अंदर नहीं आ रही है तो फिर वो सेंटेंस नहीं, तो गलत है, बकवास है। आगे आइए, I killed myself, ये गलत है कि सही, जरा देख लीजिए एक बार आप लोग। कमेंट करिए, कैसे कमेंट करना है, दूसरा वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ, अब वीडियो को देखने के बाद अगर कोई कमेंट गलत निकल जाएगा तो उसको डिलीट मत मार दीजिएगा, मैं जानूंगा कैसे उसको। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उस कमेंट पे मैं रिप्लाई कर दूंगा, उसके बाद भले डिलीट मार दीजिएगा कि लोग ना जाने कि आप गलत आंसर किए हैं, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप क्या आंसर कर रहे हैं। नहीं, कमेंट मार दिया, अब आंसर तो बता ही दूंगा अभी मैं तुरंत। बताने के बाद आप कोई देखा नहीं, डिलीट मार दो धीरे से, डिलीट, किसी को पता नहीं चलेगा गलत मारे थे। किल्ड एक ट्रांसिटिव वर्ब है भाई, किल किया तो किसी न किसी को तो करेंगे ही आप। व्हाट अबाउट दिस वन? अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कैसे पता चला? क्योंकि वर्ब के बाद आया है। अब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम फैमिली के हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हो ही जाना चाहिए। तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लॉजिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने बोला कि आई किल्ड माई सेल्फ, अब मैंने खुद की हत्या कर दी, स्वयं की हत्या कर दी, खुद को मार दिया, अब मैं मर गया तो बोल कैसे रहा हूँ, ये भी बकवास है। यानी ऐसा भी कोई सेंटेंस संभव नहीं है, मर गया तो बोलेगा कैसे। अच्छा, ऐसे कई सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल सेंटेंस की मैं बात करूँ, आज सुबह ही मेरे एक बहुत ही खास फ्रेंड हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया,
तो मैं सो के उठा हूँ लेट में काफ़ी, 1-1:30 बजे के आसपास उठा हूँ सो के। तो बोल रहे हैं सर सो रहे हैं क्या? तो मैंने कहा यार सो रहा हूँ तो आपसे बात कैसे करूँगा? अच्छा, इसका मतलब है कि आप सो रहे थे अभी जग गए हैं। तो रात में कई बार आप लोगों के साथ ऐसा होगा कि सो रहे हो क्या? हाँ यार सो रहा हूँ। जब सो रहा हूँ तो बोल कैसे रहे हैं? ये सेंटेंस तो गलत है ना, नहीं सो रहा था अब जग गया हूँ। तो ये क्वेश्चन गलत है कि सो रहे हो क्या? सो रहे हो तो बोलोगे कैसे आप? मर गए हो क्या तुम? बताओ ना यार कि तुम मर गए हो। नहीं नहीं, तुम जब तक बताओगे नहीं कि तुम मर गए हो हम नहीं मानूंगा। मर गया तो बोलेगा कैसे? ठीक है, तो गलत है। अब देखिए ये सेंटेंस है तीसरा, इसको एक बार देखिए तो आई सॉ माई सेल्फ द किंग व्हेन ही वॉज वॉकिंग देयर। ये सेंटेंस गलत है या सही? ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस गलत है या सही? जल्दी से कमेंट करें और बताएं। द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूं, कमेंट करें और बताएं कि जो सेंटेंस यहाँ लिखा गया है ये सेंटेंस गलत है या सही। आई सॉ माई सेल्फ द किंग व्हेन ही वॉज वॉकिंग देयर, है ना, ही वॉज वॉकिंग देयर। कमेंट करके बताएं। हाँ, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये वर्ब दिया हुआ है, ये अब चूंकि वर्ब के बाद आया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, तो ये सेंटेंस गलत है। आप ये सोचेंगे कि मैंने खुद को देखा। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता कि मैंने खुद को देखा, तो कहाँ देखा? मैंने खुद को देखा इन द ड्रीम, मैंने खुद को देखा इन द मिरर, तो सही होता। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे किंग भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप माई सेल्फ को इस सॉ वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे किंग किसका ऑब्जेक्ट है। तो हम सबको पता है कि कोई भी नाउन या कोई प्रोनाउन किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकता है, जो कि ये बनेगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट आ चुका, या तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए लिंकिंग वर्ब यूज़ करना चाहिए, जबकि सॉ एक एक्शन वर्ब है, दिखने का काम, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। तीसरा बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर आपने सेल्फ प्रोनाउन को बना दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो फिर तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो आप जस्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे इसकी एंट्री को इस सेंटेंस में। तो अब हमारी मजबूरी बन गई यहाँ पे कि इस माई सेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह जो यूज़ किया गया है इसको काटिए, इस सॉ का ऑब्जेक्ट बनाइए इसको कि मैंने राजा को देखा, और इसे इम्फेसाइज करने के लिए आई सॉ, आई माई सेल्फ कर दीजिए सॉ। कमेंट करके बताइए जल्दी, समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं है। मुस्कुराना नहीं मांगता है, आंसर बताना मांगता है। आइए देखिए, समझ आ जाना चाहिए। ये सेंटेंस में यूज हुआ था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह से, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह से यूज करने पे सेंटेंस गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो रहा है ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो अब आप एक काम करिए कि इसको बनाइए ऑब्जेक्ट सॉ का, और इसको बना दीजिए आई के बाद जो एम्फेटिक प्रोनाउन है उसका, मतलब आई के बाद लिख दीजिए ताकि एम्फेटिक प्रोनाउन, मैंने खुद देखा। अब इम्फेसाइज कर दीजिए कि मैंने खुद देखा राजा को। तेरा सेंटेंस में एरर। इसको जरा देखिए गलत है कि सही? आई कुक माई सेल्फ फूड एवरी मॉर्निंग, गलत है ना? कई बार आप लोग ऐसे बोलते हैं कि आज मैं तुमको खाना बनाऊंगा, तो आज मैं तुमको खाना बनाऊंगा का मतलब ये है ना कि तुम उसी को खाना बना दोगे। आज मैं तुमको सब्जी बनाऊंगा, टेंशन ना लो, आज सब्जी तुमको मैं बनाऊंगा। इसे क्या मतलब है कि मैं तुम्ही को सब्जी बना दूंगा? ऐसा तो होता नहीं है, तुम उसके लिए सब्जी बनाओगे। तो ये अगर आपने यहाँ पे लिख दिया माई सेल्फ, तो इसका ये मतलब है कि मैंने खुद को पका लिया। आई कुक माई सेल्फ, मैं खुद को पकाता हूँ। मतलब एक 50 लीटर का कुकर लिया, उस कुकर में पानी डाला, उसमें मैं बैठ गया, ढक्कन बंद कर दिया, गैस ऑन कर दिया, खुद को पका दिया। ऐसा तो होता नहीं है। तो मैं खुद को नहीं पकाता हूँ, मैं खाना पकाता हूँ और मैं खुद खाना पकाता हूँ। एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज़ करना है, रिफ्लेक्सिव की तरह यूज़ हुआ, ये गलत है। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा आई माई सेल्फ कुक फूड। तो मुझे लगता है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ देख लेते हैं। देखिए, द प्रिंसिपल इन्वाइटेड मी एंड हिमसेल्फ टू द पार्टी। पांचवा एग्जाम्पल है, देख लें। पनिश यू फॉर कमिंग लेट, पनिश हिमसेल्फ फॉर कमिंग लेट। इनके मुझे जरा आंसर करके बताएं आप जल्दी से कि ये एग्जाम्पल्स गलत हैं या सही है। टेक योर टाइम। मैं चाहता हूं कि आप समय लें और आंसर मुझे करके बताएं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। आइए समझते हैं। इफ यू लुक एट द फिफ्थ एग्जाम्पल यू विल कम टू नो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज द ट्रांसिटिव वर्ब, एंड से जुड़ा है ना दिस, एंड मी एंड हिमसेल्फ बोथ विल बी द ऑब्जेक्ट। मी मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्टिव केस इट इज ओके बिकॉज द प्रिंसिपल और ये दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। हिमसेल्फ का मतलब पता है क्या है? कि हिमसेल्फ का मतलब कि वो ही है और उन्होंने अपने आप को इन्वाइट कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रिंसिपल साहब हैं या कोई भी बंदा है,
कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है तो अपने ही फंक्शन में अपने को तो इनवाइट करेगा नहीं, वो अपने फंक्शन में किसी और को इनवाइट करेगा। तो इसका ये मतलब है कि ये प्रिंसिपल साहब जो ही हैं, ही फैमिली का ही ना है, थर्ड पर्सन। इन्होंने मुझको तो इनवाइट किया, यहाँ पे खुद को क्यों इनवाइट करेंगे, ये किसी और को इनवाइट कर रहे थे। वो कोई और भी तो ही हो सकता है, एक तो हो सकता है कि ही उसने पार्टी में बुलाया, मुझको बुलाया, उसको भी बुलाया, वो हर लड़की भी हो सकती है, अच्छा उसको भी बुलाया और तुमको भी बुलाया। तो यहाँ सॉरी हिम कर देते हैं इसे, यहाँ पे ये हिम कोई और है और ये वाला ही कोई और है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब खुद की ही पार्टी में खुद को इनवाइट नहीं करेंगे, इसलिए हिमसेल्फ का यूज यहाँ पर गलत है। और ये हिमसेल्फ ना करके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ हिम करना पड़ेगा। ये रहा पहला केस। और आप लोगों को एक प्रोनाउन का केस याद होगा कि जब 2 या 2 से अधिक पर्सन एंड से जुड़े होते हैं तो एक जनरल वर्क हो जाए या फिर कोई मतलब अच्छा काम हो जाए, तो वहाँ पे सीक्वेंस होता है 2 3 1, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के सीक्वेंस में भी ये गड़बड़ है, तो आपको हिम पहले करना पड़ेगा और एंड के बाद आपको मी करना पड़ेगा। ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए एग्जाम्पल नंबर 6 ये गलत है या सही। एग्जाम्पल नंबर 6 इज राइट और रॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल बोलते हैं ना, एग्जाम्पल, कपुल, डबुल, प्रिंसिपल, टेबुल, बिस्कुट, है ना, लैपटॉप, माल फाल टाल काल, आई डि नॉट गो कॉलेज, टॉप, यही होता है क्या? या फैया चैया लैया मैयन यक्स। अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस को आप देखें तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं आपको। अ टाइप ऑफ सेंटेंस इज देयर इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, आपको पता है इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें हम ऑर्डर की बात करें, रिक्वेस्ट की बात करें, एडवाइस की बात करें, इसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा सुनिएगा आप लोग। तो जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वर्ब से ही शुरू होते हैं। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है ना, ओपन द, एक तरह का ऑर्डर है, ये ऑब्जेक्ट है इसका, और ये जो ओपन है ये वर्ब है। तो ओपन द डोर करेगा कौन? बाय डिफॉल्ट जो भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट वो लिसनर होता है और वो यू होता है। ये सेंटेंस लिखा है ओपन द डोर, तो इस सेंटेंस का एक्चुअल में रियल मीनिंग ये छिपा हुआ है। आई, कोई ना कोई ऑर्डर ही कर रहा है ना, ऑर्डर यू, ठीक है, टू ओपन द डोर, आई ऑर्डर यू टू ओपन द डोर। इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो यू विल कम टू नो कि ये एक इन्फिनेटिव है। अब जैसे कि ऑर्डर है ना, ऑर्डर वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है आई, इसका ऑब्जेक्ट है ये यू, तो मैंने बोला आई ऑर्डर यू, आई ऑर्डर यू, यू टू डू दिस, यानी कि यू इस वाले वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब आपने यहाँ यूज किया है, नॉन फाइनाइट वर्ब इंपरेटिव सेंटेंस, सब मैं पढ़ा चुका हूँ आगे, एक्टिव पैसिव नरेशन सब देख लीजिएगा वीडियो में, इसी में मिल जाएंगे लिंक उसके। नॉन फाइनाइट वर्ब, ये जो मैंने यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब यूज किया है ना, इसका सब्जेक्ट है, यानी कि तुम ये काम करो, तो यहाँ पे ये बातें अंडरस्टूड होती हैं। तो यानी कुल मिला के जो ओपन लिखा हुआ है इसका जो सब्जेक्ट है यू है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि whenever we talk about any imperative sentence, अगर एनी इंपरेटिव सेंटेंस की आप बात कर रहे हैं तो उसका जो सब्जेक्ट है वो यू माना जाता है, यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यू है और इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट भी यू है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी यू दिया है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम फैमिली के हो गए। एंड व्हेनेवर वी गेट सच अ सिचुएशन, जब हमें ये पता चले कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम फैमिली के हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में। ये होना चाहिए योर सेल्फ कर लीजिए, चाहे योर सेल्फ कर लीजिए, ये दोनों से निकल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। आइए दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे पनिश का जो सब्जेक्ट है वो यू है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हिमसेल्फ है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग फैमिली के हो गए। जब ये अलग अलग फैमिली के हो गए तो फिर यहाँ पे ये हिमसेल्फ मत लिखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखिए और ये ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा आपका हिम। यू पनिश हिम फॉर कमिंग लेट, वो देर से आया इसलिए उसको पनिश करो। यहाँ पे क्या है कि यू पनिश योरसेल्फ फॉर कमिंग लेट। अच्छा, ये जो फॉर प्रीपोजिशन होता है ना, फॉर, ध्यान दीजिएगा, फॉर प्लस नाउन आ जाए या फॉर प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म आ जाए, तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज तैयार होती है ना, ये पर्पस को शो करती है, क्यों का आंसर देती है, पर्पस। ये वाई का आंसर देती है। समझ में आई बात में? वाई, क्यों पनिश करो, क्योंकि तुम देर से आए, क्यों पनिश करो उसको, क्योंकि वो देर से आया। समझ गया आप लोग? अब देखें आगे क्या है इसमें,
चलिए ये तो अभी शुरू करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल इसमें मैं और कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को देना चाहता हूं, उन एग्जांपल्स को आप देख लें। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगर आप लोग ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो एक बार जल्दी से प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए आप लोग, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड हूँ जब मैं देखूँ कि आप लोग इसका कमेंट मार रहे हैं। जल्दी से कमेंट मारिए, सबको कमेंट मारना है। आप ही कमेंट नहीं मारेंगे दूसरा कौन कमेंट मारेगा? मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में जो है कि छेद कर दे रहे हैं, उसी थाली में थूक दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कमेंट मारिए, बताइए कैसा लगा, क्योंकि अगर देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तभी देख रहे हैं, इतने देर तक देखे तो कमेंट मारना चाहिए आपको, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। कमेंट योर आंसर्स। इस पर मैं और कुछ बातें आपको बताऊंगा जल्दी से। और वीडियो को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपको अच्छी लग भी रही है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बता भी दीजिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि पसंद आ रही हैं चीज़ें कि नहीं आ रही हैं? आइए देखते हैं। मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा यहाँ पे आप लोगों को। एक बात तो आप लोग जानते होंगे कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आप नहीं जानते तो एक 15 से 20 मिनट की एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके अपने ही चैनल पर डाला है ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, उसको देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी उससे। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका कि एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका कि ऑब्जेक्ट होता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स को किसी सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के आपने लिख दिया तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि भाई बिना ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, आपने कोई एक्शन किया, उस एक्शन का अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई रिसीवर होगा। और आपको पता है कि कोई दिया गया वर्ब ट्रांजिटिव है और उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो अपने से आपको एक ऑब्जेक्ट वहां लगाना पड़ेगा। तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे आपके हिंट के लिए। हर्ट हो गया, इंजर हो गया, प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, होते हैं ना ये सब आपके। एंजॉय हो गया, अक्विट हो गया, अक्विट अक्विट हो गया। इसके दो मीनिंग है, मैं इसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं आपके। किल हो गया, है ना ये। और क्या लिख दूं मैं, एक मिनट। पोस्ट्रेट हो गया, दंडवत प्रणाम करना किसी को, ये निकल गया। एटसेट्रा कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं हमारे जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, मतलब कि इनके साथ हमें एक ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ता है। कैसे ट्रांजिटिव वर्ब पहचानते हैं इसका जिक्र मैंने आप लोगों से किया है, ठीक है ना। तो आप लोग जरा इसको लिख लीजिए। हाँ देखते हैं यहाँ पे, अब ये हर्ट हो गया, इंजर हो गया। तो अभी ये वर्ब्स किसी सेंटेंस में आ जाते हैं। इंट्रोड्यूस भी लिख लीजिए, पेपर में आ ही जाता है कई बार ये इंट्रोड्यूस एटसेट्रा, यहाँ लिखिए, यहाँ नहीं। अभी ये जो वर्ब्स मैंने लिखे हैं सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अगर ये सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं तो एक बात तो क्लियर हो जा रही है कि इनके बाद हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं तो सेंटेंस गलत होगा। आप हिट लिख लीजिए, हिट भी आता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही वॉज ड्राइविंग so rashly that he hit the wall, sorry, he bumped कर देते हैं, bumped in to the wall and injured। ये एक एग्जाम्पल है। आप जरा इसे देखें और बताएं कि ये एग्जाम्पल गलत है या फिर ये एग्जाम्पल सही है। जल्दी से बताएं क्या करना है इसमें, इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं भाई यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे कैसे हो सकते हैं। हर्ट है, इंजर है, प्रेजेंट, एब्सेंट, एंजॉय, अक्विट, किल। ये यार छूट गया, यहाँ पे यार लिख लीजिएगा आप लोग। प्रोस्ट्रेट है, मतलब दंडवत प्रणाम करना, ऐसे हाथ जोड़ करके नहीं, किसी को नमस्ते करते हैं, इसे कहते हैं प्रोस्ट्रेट। सर ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं आपके सारे, ये आपको पता होने चाहिए। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो बोला गया कि वो बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। इतनी लापरवाही चला रहा था कि वो दीवार में टकरा गया और इंजर्ड किया। तो अगर उसने इंजर्ड इसी ने किया है तो किसी ने किसी को तो किया ही होगा। तो अगर ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट आगे नहीं दिया है तो सेंटेंस तो गलत है। तो आपको अपने से एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। तो ऐसा एक रूल लिख दिया जाता है कि आफ्टर दीज वर्ब्स इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, हम वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं।
ऐसा बुक्स में आपको रूल मिल जाएगा कि ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं, तो ये ऐसे कुछ वर्ब्स नहीं होते, जितने भी ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं सबके साथ लग जाएगा सिचुएशन के बेसिस पे। कि आपने देखा कि ट्रांसिटिव वर्ब है और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो एक बात तो तय है ना, इफ दीज आर कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब्स और इनके बाद अगर इनका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट तो हमें चाहिए, गलत तो है ही। तो वो ऑब्जेक्ट हम लगाएं क्या? तो वो ऑब्जेक्ट आप अपने सुविधा के बेसिस पर जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसी सब्जेक्ट को मान लेंगे कि भाई अगर घायल किया है तो खुद ही को तो घायल किया होगा, चोट पहुंचाया तो खुद को। जैसे मान लेते हैं कि आपको अपने घर में गुस्सा आता है तो आप किसके घर का सामान तोड़ते हैं, खुद के घर का कि पड़ोसी के घर का? आपको गुस्सा आता है तो किसका कपड़ा फाड़ते हैं? अपना कपड़ा फाड़ते हैं कि दूसरे के पड़ोसी के जाकर उसका कपड़ा फाड़ देंगे, गुस्सा फाड़ दूंगा तुम्हारा शर्ट में? ऐसा तो नहीं करते ना। आपका उसका कपड़ा फाड़ेंगे तो वो आपको फाड़ेगा, उसका सामान तोड़ेंगे तो वो आपको तोड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है आपका कि बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड है कि जब ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब्स आपके पेपर में दिख जाएं तो और इनके बाद इनका ऑब्जेक्ट ना दिया रहे तो जो सब्जेक्ट होता है हम ये मान लेते हैं कि उसने जो काम किया है ना उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ गया है। ठीक है, आपको गुस्सा आता है अपने पत्नी पे, पत्नी गड़बड़ काम करे, जाके पत्नी जिस लड़के से बात उसको थोड़े जाके मारेंगे पीटेंगे, अपने पत्नी को ही मारेंगे पीटेंगे, उसी झगड़ा करेंगे। या वैसे वर्षा, पति अगर किसी लड़की से बात कर रहा है तो पत्नी गुस्साएगी तो उस लड़की से थोड़े लड़ेगी, वो तो आकर अपने पति का एक कॉलर पकड़ कर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बात करने की। तो कुल मिला के बाई डिफॉल्ट आदमी अगर गुस्सा वगैरह आता है दूसरे पर नहीं निकालता, वो घर के ही सामान को तोड़ता है, दूसरे के घर के सामान को तोड़ेगा तो वो लोग मिल करके उसको तोड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन नहीं होती, तो बाई डिफॉल्ट ही लिखा है, तो यहाँ पे क्या बन जाना चाहिए, ही के साथ इंजर्ड हिमसेल्फ। ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अच्छा आइए ऐसे और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा एक रूल आप लोग पढ़े होंगे इसके साथ, एंजॉय के साथ। क्या पढ़े होंगे बताता हूँ मैं, कि एंजॉय के साथ या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि एंजॉय जेरन मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब की मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा। इट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब। तो अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो आना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट आपका एक प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी सिचुएशन में नाउन या प्रोनाउन नहीं आया। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां लिख देता हूं, एक क्या दो तीन एग्जांपल लिख दे रहा हूं। आई, सारे एग्जांपल लिख लीजिएगा, नहीं बाद में आएगा नहीं। आई एंजॉयड द पार्टी, आई एंजॉयड इन द पार्टी, आई, थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसे, हाँ हो गया ये। आई एंजॉयड सिंगिंग। देखिए तीन एग्जांपल्स हमारे पास हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एंजॉय इज ए ट्रांसिटिव वर्ब। अगर ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन तो आना चाहिए। अगर आ गया तो सेंटेंस है ये मैंने एंजॉय किया, पहले वाले में आई एंजॉयड, तो व्हाट डिड आई एंजॉय, आई एंजॉयड द पार्टी। तो ये ऑब्जेक्ट मिल गया तो सेंटेंस तो सही है ना। तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कहीं भी कर। देखिए एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार पेपर में आता है ये इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है ना, अवेल। अवेल का मतलब लाभ लेना होता है। मैं समझा रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं इनके। तो आई एंजॉयड सिंगिंग, आई एंजॉयड इन द पार्टी, तो यहाँ का तो ऑब्जेक्ट निकल गया। लेकिन जैसे मैंने यहाँ बोला कि आई एंजॉयड इन द पार्टी, तो ये जो इन है ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो एंजॉयड का ऑब्जेक्ट तो गायब है। तो जब एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तब हम सेल्फ प्रोनाउन का यूज करेंगे। आई एंजॉयड, जो सब्जेक्ट वहाँ पे माई सेल्फ यहाँ लगा देंगे और ये सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखा जो सिंगिंग है, अगर ये नहीं दिया है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब आप सेल्फ प्रोनाउन लगाएंगे। वो जो सेल्फ प्रोनाउन होगा उसका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है एक्चुअल में जेरंड का काम करती है। जेरंड कुछ और नहीं होता है बल्कि नाउन ही होती है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। तो एंजॉय किया तो व्हाट डिड आई एंजॉय, आई एंजॉयड सिंगिंग, तो ये नाउन ही हो गया जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यानी एंजॉयड द पार्टी, एंजॉयड सिंगिंग सही है, माई सेल्फ यहाँ लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं कि जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है किसी भी रूप में, यानी व्हाट या हुम में से किसी का भी आंसर नहीं मिला, तो विल हैव टू यूज an object there, we'll have to use a reflexive pronoun as an object in the given sentence। तो ये तो रहा एंजॉय वाला। आज जरा एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इस पे, एक दो एग्जाम्पल और। ठीक है ना, जैसे अवेल, ये बार बार बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये बनता है आपका एक्चुअल में इसका पैटर्न ये है ऐसे, अवेल वन सेल्फ, मतलब वो बंदा, ऑफ समथिंग, मतलब कि कोई बंदा है उसको खुद को फायदा देना चाहिए इस चीज का। जैसे मैंने लिखा कि आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मैंने अवसर का फायदा उठाया। अब ये ऑफ प्रेपोजिशन है, ये अपॉर्चुनिटी तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अवेल्ड एक ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसका वन सेल्फ कहाँ गया, वो वाला बंदा।
इसी को यहाँ लगाना था। ये वन सेल्फ का मतलब जो इसका सब्जेक्ट रहता है, यहाँ का सब्जेक्ट आई है तो ये क्या बन जाएगा, माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ। ये ऐसे होता है आपका अवेल, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं और एग्जाम्पल लिखूंगा आपके लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। जैसे यहाँ पे अक्विट एक वर्ड लिखा है ना, अक्विट, तो अक्विट समबडी, इसका मतलब ये होता है ना कि टू फ्री somebody from all the charges against him, मतलब उसको दोष मुक्त कर देना कोर्ट में। द कोर्ट अक्विटेड द अक्यूज्ड, उसको मुक्त कर दिया, मतलब उसके ऊपर कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुए। एक दूसरा होता है आपका अक्विट वन सेल्फ। तो अक्विट वन सेल्फ जब साथ में आता है ना तो इसकी मीनिंग अलग हो जाती है। इसका मतलब ये होता है ना टू डू बेटर, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहां पर, ही अक्विटेड वेल इन द पार्टी, ही अक्विटेड वेल इन द पार्टी, ही अक्विटेड वेल इन द पार्टी। तो अक्विट अगर किया है तो दोषमुक्त तो होगा नहीं ना, क्योंकि अगर आप ये लगा देंगे कि ही अक्विटेड हिमसेल्फ देख करके ऐसे कर दें तो इसका मतलब ये नहीं निकलेगा कि उसने अपने आप को दोष मुक्त करे। अपने आप को कैसे कोई दोष मुक्त कर सकता है? आपको दोष मुक्त जो अथॉरिटी के लोग हैं वो करते हैं। तो अगर वो करते हैं यहाँ पे, तो ये जो हिमसेल्फ वहाँ पे वो नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये निकलेगा ना ही अक्विटेड वेल इन द पार्टी, का मतलब ये है कि मीटिंग में उसने पार्टी में उसने बहुत ही अच्छे तरीके से काम को किया। ठीक है, आज जरा कुछ और एग्जाम्पल्स आपको मैं देता हूँ यहाँ, जरा मुझे बताइएगा वो एग्जाम्पल्स गलत है या सही है। ही introduced to the manager, ये एक एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिखता हूँ, इनके आंसर्स आपको करने हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, माई फादर आस्क्ड मी टू द पार्क and asked me to park and enjoy। ये एक एग्जाम्पल है, ये पेपर में आया एग्जाम्पल है, वैसे मैं आपको बता दूं। और एग्जाम्पल लिखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, उम्मीद करता हूँ लिख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, और नीचे कमेंट करते रहिए कैसा लग रहा है वीडियो, क्योंकि यही बाद में देखूंगा तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना इससे। एक एग्जाम्पल और लगा दें, क्या लिख दूं आप लोगों के लिए? हाँ, he was absent। फोर्थ वन, he was present। फिफ्थ वन, he absented from the class last night, he absented himself from the class last night। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक बार जरा कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें क्या करने हैं। 1 2 3 4 5, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। कमेंट करें और बताएं क्या करना है। आइए देखते हैं। जैसे इंट्रोड्यूस किया तो भाई जाहिर सी बात है कि एक ट्रांसटिवर किसी न किसी को तो करेगा ही। तो कोई नहीं दिया है तो आए के ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। उसने मैनेजर को खुद को इंट्रोड्यूस किया। आगे, माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, पार्क जाऊँ और एंजॉय करूँ। तो कौन एंजॉय करे? मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, आस्क्ड मी टू गो, लिखा है ना, गो टू द पार्क होना चाहिए था। आस्क्ड मी टू गो टू द पार्क एंड टू एंजॉय। तो एंजॉय किसको करने को कहा है? मुझको करने को कहा है, तो एंजॉय माई सेल्फ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचेंगे कि जो एब्सेंट लिखा है इसके बाद यहाँ पे तुरंत लगा दे हिमसेल्फ। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि एब्सेंट और प्रेजेंट एडजेक्टिव भी होते हैं और एब्सेंट और प्रेजेंट वर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव है ये। तो अगर एब्सेंट और प्रेजेंट को आप एडजेक्टिव की तरह, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये जो वॉज है ये एक लिंकिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब रहा होता तो या तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म आया होता या तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आया होता, जो कि नहीं आया है। तो सिर्फ एब्सेंट ही लिखा है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है और ये भी लिंकिंग वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव है। तो जब एब्सेंट और प्रेजेंट को आप एडजेक्टिव की तरह से ट्रीट करेंगे तब इनके साथ आप कोई भी
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। जबकि नीचे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है ही एब्सेंटेड, ये वर्ब की तरह है। अगर एब्सेंट और प्रेजेंट वर्ब की तरह यूज होता है तो उसने एब्सेंट किया, तो किसको एब्सेंट कर दिया होता है? तो टीचर एब्सेंटेड हिम, एंड टीचर ने उसको एब्सेंट मार्क कर दिया। तो अब यहाँ पे तो है ना कि ही एब्सेंटेड, कोई और को कर नहीं सकते अपने से। जब खुद ही से लगाना है तो ये मानना है खुद ही को एब्सेंट कर दिया, मतलब गया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है कि कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब एक छोटा सा और बचा है, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये तो वर्ब्स रहे ट्रांसिटिव वर्ब वाले जो ग्रुप थे उनके। ऐसे कुछ और भी वर्ब्स होते हैं, जैसे हो गया कीप, स्टॉप, स्टार्ट, बॉयल, हाइड, है ना, फ्लाई, स्प्रेड, ब्रेक, आया, ग्रो, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। तो जब इस तरह के वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से हम उन्हें यूज कर सकते हैं, तो उनके साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। कीप भी होता है, कीप तो लिखा है, जैसे मैंने बोला आई केप्ट माई सेल्फ साइलेंट। अगर मैंने ये बोल दिया कि आई केप्ट माई सेल्फ साइलेंट, तो अब ये सुनने में जरूर अच्छा लगेगा केप्ट के साथ ये, तो लेकिन ये गलत है, क्योंकि कीप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। वैसे लिखा है हाइड, है ना, हाइड, आई हिड माई सेल्फ बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द कर्टेन। तो अभी यहाँ पे हिड मतलब छिपा, तो छिपना और छिपाना। अच्छा, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है ना, कीप का मतलब किसी स्टेट को मेंटेन करना भी होता है, कीप का मतलब रखना भी होता है। स्टॉप का मतलब रुकना और रुकना, शुरू करना शुरू होना, उबालना उबलना, छिपना छिपाना, उड़ना उड़ाना, फैलना फैलाना, तोड़ना टूटना, उगना उगाना। तो ये आपके ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं। तो इसी वजह से इनके साथ हमें इनको लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, आई स्टॉप्ड माई सेल्फ। ये माई सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। आई स्टॉप्ड इज ओके, एक मिनट, आई स्टॉप्ड इट इज ओके, माई सेल्फ लगाएंगे गलत हो जाएगा। आई स्टॉप्ड का मतलब है कि मैं रुका। आई स्टॉप्ड माई सेल्फ क्यों लगा रहे हैं आप? बिकॉज दिस आर बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल हाउ वी डील विद सच प्रॉब्लम्स, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ अनदर लेसन। आई विल बी बैक सून विद न्यू लेसन। तब तक आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो लगी कैसे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चल चीजें यहाँ पे क्या है, आई हिड माई सेल्फ बिहाइंड द कर्टेन लिखा है। अगर ना समझ पा रहे हो तो आई हिड माई सेल्फ बिहाइंड द कर्टेन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।